हेलो स्टूडेंट, आज दूसरा दिन। लेकिन आज के दिन मैथ ना पढ़ा के हम फिजिक्स विज्ञान का जो तीसरा पार्ट फिजिक्स का हम स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है प्रकाश। तो इसको हम आज इसका कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं, इसको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको पहले हम चैप्टर का जो नाम है प्रकाश, इसके बारे में समझ लेते हैं कि प्रकाश है क्या। तो सभी जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़ते हुए आए हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिससे हम किसी वस्तु को देखने की संवेदना मिलती है। तो बहुत सिंपल सी डिफिनेशन, छोटी सी डिफिनेशन है, आसानी से समझ लो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं या देखने की संवेदना मिलती है। छोटा सा डिफिनेशन याद रखेंगे। उसके बाद ये प्रकाश का चैप्टर का नाम हुआ। इसके बाद हम इसमें आते हैं टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम सिर्फ अभी आज 4 टॉपिक क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर अगले फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो पहले जो टॉपिक है वो प्रकाश के गुणधर्म। तो प्रकाश में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, प्रकाश की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये भी जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इसकी प्रॉपर्टीज को हम नहीं जानेंगे तो फिर इसको हम आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। इसके जो कंसेप्ट हैं, जो दर्पण है, लेंस है, मिरर है, सबके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें इसके गुणधर्म को जानना बहुत जरूरी है। और जानते होंगे, सिर्फ यहाँ पर हम रिवीजन कर दे रहे हैं कि है क्या, उसको हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं। तो प्रकाश का जो पहला गुणधर्म है वो ये है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग होने की वजह से इसको प्रोपगेशन के लिए, इसको संचरण होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आप जानते होंगे कि तरंग दो प्रकार की, यहाँ पे अगर हम सिर्फ लेना चाहें और भी होती, दो तरह हम बता रहे हैं। पहले है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग के चलने के लिए, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो प्रकाश है, इसका जो पहला गुणधर्म है वो यही है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। निर्वात होगा तो भी अपने रास्ते में सीधी रेखा में निर्गत होगी। और दूसरी इसका जो गुणधर्म है वो ये है कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा किसमें चलेगा? एक सीधी रेखा में चलेगा। और तीसरा इसका जो गुणधर्म है वो ये है कि प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में वो कांस्टेंट है। कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसको भी याद रखेंगे, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद देखेंगे तो प्रकाश का जो अगला गुणधर्म है वो ये है कि प्रकाश जो है वो परावर्तन के नियम का पालन करता है। परावर्तन के नियम का पालन क्यों करता है? इसलिए करता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। अगर प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है तो उसको प्रकाश के नियम, परावर्तन के नियम का पालन करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि प्रकाश अगर सीधी रेखा में चलता है, परावर्तन के नियम का पालन करता है, तो हमें परावर्तन का नियम भी जानना बहुत जरूरी है। परावर्तन का नियम है क्या? तो पीछे क्लासेस में, क्लास 8 में या 9th में साउंड के यानी ध्वनि के चैप्टर में भी है परावर्तन का नियम। 8th में भी पढ़े होंगे परावर्तन का नियम। यहाँ पे हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि परावर्तन का नियम है क्या, क्योंकि यहाँ पे हम दूसरे टॉपिक वही दिए हुए हैं, परावर्तन का नियम। प्रकाश परावर्तन का नियम क्या है? ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। जो पहला नियम है वो ये कि प्रकाश जब किसी सतह से टकरा कर वापस जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो उसकी आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण जो होती है और अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। इसका मतलब क्या है? जब सपोज यहाँ पे एक परावर्तित तल है, ये परावर्तक तल है। प्रकाश की किरण अगर आती है, आने हुई प्रकाश की जो किरण होती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। और जिस बिंदु पर आकर टकराती है वो बिंदु क्या कहलाता है? जिस बिंदु पे आकर प्रकाश की किरण टकराएगी उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है। तो ये बिंदु हो गया आपतन बिंदु। अब इस आपतन बिंदु पे अगर हम एक लंब रेखा खींच दें
इस आपतन बिंदु पे अगर हम लंब रेखा खींचे तो ये जो लंब रेखा है ये क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। जानते होंगे आप, ये है अभिलंब। अब अभिलंब के बाद प्रकाश किरण आई, परावर्तक तल से टकरा के उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। एक नियम का पालन करते हुए वापस लौटती है। वो कौन सा नियम है? परावर्तन का नियम। वही नियम हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ये प्रकाश किरण वापस अपने माध्यम में लौट गई। तो जो प्रकाश किरण वापस अपने माध्यम में लौट जाती है उसी किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये जो किरण है इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। स्टूडेंट, इसी में हम समझते हैं यह आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराई है वो आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पे अगर हम अभिलंब एक खींचते हैं तो वो अभिलंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाएगा। लंब जो खींचते हैं उसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और ये जो वापस किरण जाती है टकराकर, उस किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। अब हम इसी पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि परावर्तन का नियम क्या है। तो हमने अभी पहला नियम क्या बताया कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। इसका मतलब क्या है? याद सबको होगा, लेकिन इसका मतलब समझने में प्रॉब्लम हो जाती है कि तीनों एक ही तल पे होने का क्या मतलब है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि तीनों एक ही तल पे होने का क्या मतलब है। सपोज ये परावर्तक तल है, प्रकाश की किरण एक यहाँ पे आई, प्रकाश की आपतित किरण ऐसे आई, आकर बीच में इसके क्या है? जिस बिंदु पे टकराई उस पे क्या होगा? अभिलंब होगा। जब प्रकाश की किरण इस पे आई है, टकराई है, तो टकरा कर प्रकाश इधर भी जा सकती थी, इधर भी जा सकती थी, इधर भी जा सकती थी, किसी भी दिशा में जा सकती थी। लेकिन इस नियम के अनुसार प्रकाश का जो पहला नियम, परावर्तन का जो पहला नियम है, वो नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पे होंगे। एक ही तल पे मतलब ये है कि प्रकाश अगर इस दिशा से आई है, अभिलंब पे टकराई है, और तो इसी दिशा में वापस जाएगी, इधर इस तरफ या किसी भी और दिशा में नहीं जाएगी। मतलब ये कि बिंदु पे, आपतन बिंदु पे अगर हम एक कोई तल रख दें, कोई एक तल रख दें, तो उसी तल को स्पर्श करते हुए अगर आई है तो उसी तल को स्पर्श करते हुए वापस जाएगी। इस नियम को हम कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। इसके बाद इसी परावर्तन के नियम का जो दूसरा नियम है वो ये है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखते हैं कि इसमें आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। तो आपतन कोण की परिभाषा याद रख सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये देखते हैं कि ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच में ये जो कोण बना हुआ है, इसी कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। और आपतन कोण को दर्शाते हैं आई से, स्मॉल आई से। अब दूसरा है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है? नाम से क्लियर है, परावर्तन। परावर्तन है तो परावर्तित किरण के और अभिलंब के बीच में बनेगा। आपतन कोण है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण। परावर्तन कोण है तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। नाम से याद रख सकते हो। तो ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण, इसके बीच में जो कोण बना है इस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो ये हुआ परावर्तन कोण, ये हुआ आपतन कोण। वही हमें ये नियम बताता है कि ये जितना अंश होगा उतना ही अंश ये भी होगा। मतलब ये कि जितना आपतन कोण होगा उतने ही अंश का परावर्तन कोण, यानी जितना कोण बनाते हुए किरण आएगी अभिलंब से उतने ही कोण बनाते हुए किरण परावर्तित होगी। ये नियम है परावर्तन का नियम दूसरा। तो दोनों नियम याद होना चाहिए। परावर्तन का नियम पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका बहुत ही यूज है आगे, इसका प्रैक्टिकल हम करते हैं क्योंकि इसलिए इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक पे। तीसरे टॉपिक क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है कि सभी देखते होंगे घरों में जो शीशा लगा होता है उसमें जो हमारा अक्स दिखता है, जो हमारा इमेज दिखता है, वही क्या है? प्रतिबिंब है। लेकिन इस तरह से हमको ये समझने के लिए बता दिए कि वही प्रतिबिंब है, लेकिन इसके डिफिनेशन इस तरह से नहीं बता सकते। इसके डिफिनेशन हम कैसे बता सकते हैं कि अगर
किसी दर्पण में, दर्पण क्या होता है ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। किसी दर्पण पर कोई प्रकाश किरण आकर टकराई है, टकराने के बाद जो परावर्तित होगी, परावर्तित होकर जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वही बिंदु पे उसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब सिंबल से याद रखोगे, यदि प्रकाश की किरणें आकर परावर्तित होकर जिस बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रतिबिंब। अब यहाँ पे हम चूंकि डिफिनीशन में दो कंडीशन रखे, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो जब दो कंडीशन है तो दो तरह का प्रतिबिंब भी बनेगा। उसमें दो तरह का प्रतिबिंब कौन कौन सा हो सकता है, दो तरह का प्रतिबिंब, एक नाम याद होगा, एक आभासी और एक वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अभी हम पूरा क्लियर नहीं करे हैं दर्पण के बारे में, लेकिन समझने के लिए हम समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि एक दर्पण है और इस दर्पण पे कोई प्रकाश की किरण आ रही है और आने वाले प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पे जाकर टकराती हैं, जिस बिंदु पे मिलती हैं, वही वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। कैसे जाती है, कहाँ से जाती है, ये सब अभी हम नहीं बता रहे हैं। दर्पण को एक्सप्लेन करके बहुत डीपली बताएंगे तो समझ जाएंगे कि प्रकाश की किरणें कैसे, कहाँ से कैसे आ रही है, कहाँ से जाएंगी, कहाँ से टकरा कर वापस जाएंगे। ये सब चीजें अभी नहीं, ये समझो कि दो प्रकाश की किरणें आई, ये दर्पण था, दर्पण से टकरा कर दोनों जिस बिंदु पे मिली हैं, यानी परावर्तित किरणें जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करी हैं, वही वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो यहाँ पे वास्तव में प्रतिबिंब प्रतिच्छेद, दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद कर रही हैं, अतः यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। तो इसी तरह पे जहाँ पे प्रतिबिंब वास्तव में मिलती नहीं है प्रतिच्छेद करने वाली किरणें, तो वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दो प्रतिबिंब हमें याद रखना है। पहला जो नाम है वो वास्तविक प्रतिबिंब। इसकी परिभाषा अगर पूछी जाए तो हम क्या बताएंगे कि किसी भी दर्पण के सामने आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात यदि किसी बिंदु पे वास्तव में मिलती हैं, तो वो वहां पे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और यदि किसी दर्पण के सामने से आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पे मिलती नहीं है, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत हो, यानी वास्तव में ना मिले, लेकिन देखने पे ऐसा लगे कि वो कई दर्पण के पीछे जाकर मिल रही हैं, सिर्फ प्रतीत हो रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे जो इमेज बनेगा वो प्रतिबिंब, वो इमेज कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, तो ये समझने के लिए जब हम इसका इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब बनना जब हम बताएंगे टॉपिक, तो उसमें समझ में आ जाएगा कहाँ पे मिल रही है वास्तव में, कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, दोनों में अंतर क्या है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कुछ अंतर हम बता सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, बहुत सिंपल है, रटने की जरूरत नहीं है। जैसे एक चीज और याद कर लो कि जैसे मैथ है, रटने के सब्जेक्ट नहीं है, कंसेप्चुअल होता है, कंसेप्ट पकड़ कर हम चलते हैं, हर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे ही फिजिक्स भी रटने का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। अगर समझ में आ गया है तो उसके डिफिनेशन हम अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं, नहीं तो रटने वाली चीजें जानते ज़्यादा दिन याद रहती नहीं है, भूल जाती है। लेकिन अगर जो चीज़ समझ में आ गया है, समझ में आने के बाद उसको हम अपनी भाषा में जितने अच्छे तरीके से बता सकते हैं, बना लेते हैं, और वो फिर हमेशा याद भी रहता है, भूलता भी नहीं, एग्जाम टाइम भूलता भी नहीं। तो इसलिए इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो हम बता रहे हैं उसको समझते जाओ, उसकी परिभाषा अपने से बना लेंगे फिर। तो अब बताते हैं वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में पहला अंतर तो यही, परिभाषा भी बता सकते हो कि वास्तविक प्रतिबिंब में परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं। दूसरा आभासी में क्या बता सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब में जो परावर्तित किरणें होती हैं वो वास्तव में नहीं मिलती, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये पहला दोनों का अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या होगा, दूसरा अंतर ये बता सकते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जो भी हम प्रतिबिंब देखते हैं पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। पर्दा लगा कर उसको अगर हम प्राप्त करना चाहें तो अगर प्राप्त कर ले रहे हैं तो वो कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। ये दूसरा अंतर है। पहला क्या, वास्तव में मिलती है, और दूसरा वास्तव में नहीं मिलती, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है। और दूसरा अंतर दोनों का जो है वो, इसको वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा अंतर क्या बता सकते हैं, तीसरा अंतर ये याद रखो
कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सदैव उल्टा बनेगा। देख रहे हैं ये उल्टा बन रहा है। यहाँ पे एरो का साइन अगर हम बनाए तो ये वस्तु रखी थी, इसका एरो का तीर का निशान ऊपर था, लेकिन जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका तीर का निशान नीचे बन रहा है, नहीं तो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में याद रखोगे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो सदैव उल्टा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा। मतलब अगर सीधी वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी सीधा ही बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब अगर सीधा रखा है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ये तीसरा दोनों में अंतर बता सकते हैं। चौथा अंतर क्या बता सकते हैं? चौथा अंतर ये बता लेते हैं कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो याद रखोगे, जब हम बताएंगे डीपली तो याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो सिर्फ अवतल दर्पण से प्राप्त होगा, और आभासी जो प्रतिबिंब होगा वो अवतल और उत्तल दोनों से प्राप्त होता है। लेंस की अभी हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ दर्पण की बात कर रहे हैं। तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण में अगर देखेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण में प्राप्त होगा, और आभासी प्रतिबिंब उत्तल और अवतल दोनों दर्पण में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये मुझे नहीं लगता कि तीनों टॉपिक में कोई दिक्कत होने वाली है। प्रकाश क्या है एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं। प्रकाश क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं, देखने की संवेदना मिलती है, वो प्रकाश कहलाता है। प्रकाश के गुणधर्म देखना चाहें तो गुणधर्म भी देख सकते हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके लिए प्रोपगेशन के लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सीधी रेखा में चलती है। इसकी 4 × 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। ये परावर्तन के नियम का पालन करती है। परावर्तन का नियम क्या है अभी हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। प्रतिबिंब क्लियर हो गया। अब आते हैं हम दर्पण पे। ठीक है, दर्पण क्या है? तो दर्पण को समझने के लिए तो दर्पण भी हम यहाँ पे 2 प्रकार का देखते हैं। दर्पण समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। ये प्लेन मिरर और ये स्फेरिकल मिरर। तो समतल दर्पण क्या है? अगर हम एक शीशा लेके, शीशा सीधा प्लेन बिल्कुल लेके इसके एक तरफ हम पेंट करते हैं, कलर करते हैं, कलाई करते हैं, तो कलाई करने की वजह से एक तरफ तो पेंट हो गया, दूसरी तरफ इसका जो सतह होता है वो चमकदार होता है। चमकदार होने की वजह से इससे प्रकाश की किरणें क्या होती है? परावर्तित होती हैं। परावर्तित होने के बाद जो इसका इमेज बनता है, जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, समान आकार का बनता है, एक जैसा बनता है। तो ये कौन सा समतल, कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। इसके बाद आते हैं गोलीय दर्पण। क्योंकि समतल दर्पण का बहुत ज्यादा यूज हमारे क्लास 10th का जो सिलेबस उसमें है नहीं, जो बहुत ज्यादा डीपली में जो पढ़ना है वो किसको पढ़ना है? गोलीय दर्पण को पढ़ना है। अब ये गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण भी 2 तरह का होता है। गोलीय दर्पण एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। समझ रहे होंगे अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण में कॉन्केव मिरर, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम इस तरह से समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, दोनों डिफरेंसेस क्या है। पहले हम समझ लेते हैं कैसे इसको पहचानेंगे कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है। तो चूंकि इसका नाम है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण मीन्स ये हुआ कि वो किसी गोले का कटा हुआ भाग था। मान लेते हैं हम एक गोला है स्फीयर, शीशे का एक गोला लिए, इसको यहाँ से काट लिया। ठीक है, काट के इसको हम बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने पे ये जो कटा हुआ पार्ट है अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, ये जो कटा हुआ है यहाँ से यहाँ तक जो ये भाग है, ये जो कटा हुआ है इसको हम यहाँ ले आए। ठीक है, और यही हम यहाँ पे भी ले गए। समझ रहे? ये जो इसको बोला था शीशे का, उसको हम यहाँ से काट के ये जो कटा हुआ भाग है इस भाग को हम यहाँ बना लिए और यहाँ बना लिए, वही चीज है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। डिफरेंस क्या है? अगर हम इस तरफ देखो, दो सतह है इसकी, एक सतह अंदर की तरफ दबी हुई है और दूसरी इधर से देखोगे तो ये उभरी हुई है। यहाँ पे भी ये अंदर से दबी हुई है और ये बाहर से उभरी हुई है। समझ रहे? तो अगर हम उभरी हुई सतह पे कलाई कर दें, उभरी हुई सतह पे पेंट कर दें और दूसरा जो अंदर की तरफ दबी हुई है उस सतह को चमकदार और चमकीला रखें,
तो ये जो दर्पण बनेगा वो कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण बनेगा। और इसके बिल्कुल विपरीत क्या है कि अगर हम इसके जो दबे हुए भाग है, अंदर के जो दबा हुआ भाग है, इसको पेंट कर दें और इसका जो उभरा हुआ भाग है, इस उभरे हुए पार्ट पे उभरे हुए भाग को चमकदार और चमकीला रखते हैं, तो ये जो होगा ये कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। समझ रहे होंगे? जैसा भी हम एग्जांपल हाथ से समझ सकते हैं। अगर ऐसा हाथ कर ले, इस तरह से हाथ करेंगे तो देखो ये अंदर की तरफ दबा हुआ है, ये वाला हाथ बाहर उभरा हुआ है ना। तो अगर हम इस पे कुछ चमकदार रखें, इस सतह को अंदर वाले जो दबा हुआ है इसको चमकदार रखें और इसके उभरे पीछे वाले भाग को क्या कर दें? कलाई कर दें, पेंट कर दें। ठीक है, पेंट करेंगे तो प्रकाश किरण इधर आएगी, जब ये चमकदार है तो टकरा कर वापस जाएगी। तो ये जो जिससे टकरा कर वापस जाती है उस सतह को हम परावर्तक तल या परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, तो अगर जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा होगा वो होगा अवतल दर्पण, और इसके विपरीत हम ऐसा कर दें। समझ में? अगर ऐसा कर दिए ये उभरा हुआ भाग है और ये दबा हुआ भाग है, तो इस कंडीशन में अगर हम इधर पेंट कर दिए और इसका जो परावर्तक तल है यानी जो चमकदार सतह है वो बाहर की तरफ निकली हुई है, उभरी हुई है, तो इस प्रकार का जो दर्पण प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? वो उत्तल दर्पण होगा। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे कि जिसका सिंपल सा डिफिनेशन याद रखो, जिसका परावर्तक सतह परावर्तक तल बाहर से उभरी होगी, बाहर की तरफ उभरी होगी, वो होगा उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह परावर्तक तल अंदर की तरफ दबी होगी वो क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, पहचान भी लोगे। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बनाएंगे तो चूंकि अंदर के जो दबा हुआ है उस पर हमें क्या करना है? पेंट करना है, कढ़ाई करना है, तो हम इसको अंदर की तरफ कर दिए तो ये भी उत्तल है दर्पण है, ये भी उत्तल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसको जो चमकदार सतह है, पेंट वाली नहीं, ये वाली, इस तरफ वाली चमकदार सतह जो है वो अंदर की तरफ दबी है। इसमें देखो चमकदार सतह जो है वो बाहर की तरफ उभरी है, इसमें भी चमकदार सतह जो है बाहर की तरफ उभरी हुई है। तो जिस दर्पण में परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा होगा वो होगा अवतल दर्पण, और जिस दर्पण में परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरी होगी उसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। तो समझ गए होंगे। अब दर्पण में क्या क्या भाग होते हैं, दर्पण में कौन कौन से भाग होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो हमें समझना बहुत ही जरूरी है, और इसी को बताकर हम आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो देख लेते हैं उसमें क्या क्या भाग होते हैं दर्पण में। यहाँ पर हमें बनाते हैं दर्पण, आप लोग बताएंगे ये कौन सा दर्पण बना हुआ है, ये कौन सा दर्पण है, जल्दी देखकर बताएं। ये इसका क्या है? पेंट किया हुआ सतह, और ये अंदर वाला उसका परावर्तक सतह। परावर्तक सतह कहाँ है? अंदर की तरफ दबा है, तो कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण है, अभी हम बताए हैं कि उत्तल दर्पण में जो ये दर्पण होता है, गोली दर्पण, ये किसी कटे हुए गोले का, किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। ये पहले क्या था? एक गोला था, इसी गोले को हम काट के निकाले थे, तो यही जो कटा हुआ भाग पे जो पेंट करे थे, कलाई करे थे, उसी की वजह से क्या बना था? दर्पण। तो ये जो दर्पण था किसी गोले का कटा हुआ भाग था, तो इसको जब ये गोला था, किसी गोले का कटा हुआ भाग था, स्फीयर का था, तो इस गोले का कोई ना कोई केंद्र रहा होगा। तो ये जो गोले का केंद्र था, इसी गोले के केंद्र को इस दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। समझ रहे? और ये दर्पण यहां से काट के निकाला गया है। तो ये जो दर्पण का ये बिंदु है, ये बिंदु है, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है इसको हम कहते हैं दर्पण का द्वारक। अगर हम इसको M1 इसको M2 से दिखा दे तो M1 M2 क्या है? दर्पण का द्वारक। अब दर्पण का द्वारक हो गया वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र की डेफिनेशन आती है बता लेंगे, क्या बताएंगे कि
दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उस गोले का जो केंद्र है वही केंद्र दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और द्वारक का इस परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है, जो मध्य बिंदु होगा, इस परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होगा उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव। इसको दर्शाते हैं P से, वक्रता केंद्र को दर्शाते हैं C से, कैपिटल C से। ठीक है, अब आगे हम आते हैं। देखो दो चीजें क्लियर हो गई। पहला क्या हो गया, वक्रता केंद्र, इसको C से दर्शाएंगे, ध्रुव इसको P से दर्शाएंगे। अब आते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ रहे हैं? तो किसी भी टॉपिक को हम समझते जाएंगे, याद होता जाएगा, फिर उसको समझते जाओ, याद हो जाएगा, फिर उसको अपनी भाषा में लिख लेंगे। जैसा कि अभी बताएं, वक्रता केंद्र क्या है। वक्रता केंद्र याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। क्या याद रखोगे कि वक्रता केंद्र एक जो दर्पण होता है वो एक गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र है वही वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको दर्शाते किससे, C से। इसके बाद ध्रुव पे आते हैं। तो जो इसका परावर्तक तल है, परावर्तक सतह है, उस परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होगा, बेस का बिंदु होगा, इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव। इसको हम किससे दर्शाते हैं, P से दर्शाते हैं। मुख्य अक्ष की परिभाषा कोई पूछते हैं तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होती है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ गए? अब इसके बाद हमें कुछ और चीजें इसमें जानना है। क्या जानना है वो देखते हैं। मान लेते हैं कि यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, और भी प्रकाश की किरण कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है। यहां से भी, इसके नीचे से भी एक प्रकाश की किरण बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसको हम कहेंगे मुख्य फोकस। इसको दर्शाते किससे हैं, F से दर्शाएंगे। तो यहाँ पे हमें एक और टॉपिक मिला, क्या मिला, मुख्य फोकस। इसको दर्शाएंगे F, कैपिटल F। तो ये कुछ चीजें मिली। अभी हम और देखते हैं कुछ चीजें इसमें। और एक चीज और याद रखोगे, जो मुख्य फोकस होता है वो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है। मतलब ये F जो होगा इन दोनों के बिल्कुल मध्य बिंदु पे होता है। तो डिफिनेशन इस तरह से नहीं बताएंगे, डिफिनेशन ये बताएंगे। मुख्य फोकस की डिफिनेशन कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे कि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। और इसको हम दर्शाएंगे किससे, F से दर्शाएंगे। ठीक है, अब दो और टॉपिक बच रही है, वो दोनों भी देख लेते हैं। अगला क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल f से दर्शाते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, छोटी सी दूरी, समझ रहे हो, ये दूरी है, कोई बिंदु नहीं है, दो बिंदुओं के बीच की कोई दूरी होगी। कौन सी दूरी है वो देखते हैं। फोकस दूरी है मतलब फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी है, ये दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। जैसा भी हम देखें यहाँ पे बना लेते हैं, ये फोकस है, ये ध्रुव है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी, यहाँ पे इसके बीच की दूरी ये, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, यही दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। तो डिफिनेशन याद रखो, परिभाषा याद रखो क्या, कि मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी ही फोकस दूरी कहलाती है। इसको हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल f से दर्शाते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद एक और है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को
कैपिटल आर से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता यहाँ पे देखो वक्रता लिखा है, यहाँ पे लिखा है त्रिज्या। त्रिज्या भी जानते हैं क्या होती है? दूरी। जैसे फोकस दूरी में दूरी लिखा था तो फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या है तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देख लेते हैं वक्रता केंद्र है कहाँ पे। ये वक्रता केंद्र है और ये क्या है? फोकस है, ध्रुव है। तो ये फोकस हो गया वक्रता केंद्र और यहाँ पे क्या है? ध्रुव है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक बीच की ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और इसको दर्शाते किससे हैं? कैपिटल आर से दर्शाएंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये एक एक बिंदु हैं और ये जो दो हैं ये दूरियां हैं। समझ में आ रहा है? फोकस दूरी क्या? फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी एफ से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स हैं, कुछ भाग हैं दर्पण के जो हमें याद रखना है। ये भाग उत्तल दर्पण में भी होगा, अवतल दर्पण में भी होगा। यहाँ पे हम सिर्फ अवतल दर्पण में दिखाए हैं बना के, लेकिन जैसे जैसे इसमें है वही सारा डेफिनेशन किसमें होगा? वक्रता उत्तल दर्पण में भी होगा। तो ये सभी टॉपिक्स को एक लाइन में हम सिर्फ एक बार फिर से बता देते हैं। वक्रता केंद्र क्या है? गोले दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको कैपिटल सी से दर्शाते हैं। ध्रुव क्या है? परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसको किससे दर्शाएंगे? पी से दर्शाएंगे। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो रेखा यहाँ से यहाँ पास हुई बिल्कुल बीच से, वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अगली टॉपिक है मुख्य फोकस। फोकस, मुख्य फोकस। तो इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वही क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। यहाँ पे हम फिर वही बात बताए, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पे वास्तव में मिल रही है। यहाँ पे देखो टकरा कर आई है, ये टकरा कर आई है, वास्तव में मिली है। लेकिन अगर यही उत्तल दर्पण होता तो वास्तव में नहीं मिलती, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती। तो दोनों बताएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसको कैपिटल एफ से दर्शाएंगे। अब ये दो दूरियां हैं, ये दूरियां समझ सकते हैं। फोकस दूरी क्या? मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से दर्शाएंगे। वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आज का सिर्फ इतने टॉपिक में समझना है। समझे कि सिर्फ चैप्टर का स्टार्ट बताया, चैप्टर को स्टार्ट किए हैं। अभी जो हमें समझना है यहाँ से हमें इसके बाद इमेज फॉर्मेशन बहुत सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना है। अभी ये सिर्फ समरी इसका दिया गया क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो देखेंगे 4 ये और इसमें दर्पण में कुछ भाग ये है जिसको हम अच्छी तरह से बता दिए हैं, समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फिर से बता देंगे। और इसको समझने के बाद अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो बुक में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सभी सारे टॉपिक्स को परिभाषित किया हुआ है। यहाँ पे अगर समझ लिए हैं, समझने के बाद फिर बुक में एक बार पढ़ लेंगे तो फिर वो सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो इसको पहले एक बार देखें, तो एक बार इस वीडियो को देखें, देखने के बाद इसमें समझने के बाद एक बार बुक में पढ़ें तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। तो आज यहीं पे हम क्लोज करते हैं वीडियो। इसके नेक्स्ट वीडियो हम या तो कल मैथ या फिजिक्स दोनों में से कोई एक पार्ट फिर से बताएंगे। थैंक यू।